हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं, जैसे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी का आज 4th डे है। आज हम 4th डे पे ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने जा रहे। तो आई होप मैंने इससे पहले जितना भी आपको समझाया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक एक लाइन मैंने आपको रीड करके बताई थी। मैंने नोट्स भी आप लोगों के लिए बनाए थे, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, थोड़ा सा कुछ भी रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो सकता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली अपलोड्स डालती हूँ अपनी न्यू वीडियोस के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं बोर्ड्स में मार्क्स गेन करने के लिए। मैं मतलब बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस तरह से आने वाले हैं, जैसे MCQs पैटर्न पे आने वाले हैं, तो मैं उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि हाँ, अगर मान लो ये लाइन आप पढ़ रहे हो तो इससे आपको कौन सा क्वेश्चन MCQs में पूछा जा सकता है। तो मैं बहुत बिल्कुल एक 1 मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बता देती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो। ओके, तो जेनेटिक कोड के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम RNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। देखो, जो वो ऐसा प्रोसेस होता है कि देखो, ट्रांसलेशन हमें पता है कि RNA से ट्रांसफ़र ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम RNA टू प्रोटीन कहलाता है। तो RNA में क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, और प्रोटीन में क्या, उससे पहले अमीनो एसिड्स होते हैं जो सीक्वेंस में लगाते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। बस इसी को क्या कहते हैं? From a polymer of nucleotides to a polymer of amino acid, it's called the process of genetic code. There are 4 bases and acids. The and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. ठीक है, 4 bases होते हैं हमारे पास, A, G, T और कौन सा होता है? C। हाँ, ये 4 बेसिस हमारे पास होते हैं। अगर मान लो इनके लिए 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोटिंग करनी है हमें इन्फॉर्मेशन की, तो इनका क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और ये 3 से कम का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, मतलब इसी ऑर्डर में हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 बेसिस अमीनो एसिड्स द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड से कम नहीं बनता, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बनता है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हम 20 अमीनो एसिड की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक कोड। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को स्टडी करते हैं कि क्या होता है। एक बार क्लीन अप कर लूँ। हाँ, the codon is triplet, 61 codon for amino acid and 3 codon do not code for any amino acids, hence they function as stop codons। ठीक है, तो क्या होते हैं? तो codons triplet होता है, मतलब कि क्या होता है? 3 बेसिस क्या करते हैं? आपस में एक कोड बनाते हैं। तो कितने कोडन होते हैं हमारे पास? 61 कोडन्स होते हैं, और अमीनो एसिड के लिए 61 होते हैं। बट 3 ऐसे कोडन्स होते हैं जो क्या करते हैं? अमीनो एसिड के लिए वर्क, मतलब कि कोडिंग नहीं करते हैं। तो उन कोड्स को हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडन्स। ये 1 मार्क्स के लिए MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि स्टॉप कोडन्स किसे कहते हैं। ठीक है, डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड्स, वो तो उनको क्या कहते हैं? हम स्टॉप कोडन्स कहते हैं। और कितने कोडन्स होते हैं? 61 होते हैं। और मतलब ऐसे कौन से कोडन्स होते हैं, कितने कोडन्स होते हैं जो वर्क नहीं करते? तो 3 कोडन्स होते हैं। ठीक है, 1 कोडन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड एंड इट इज़ अनबाइगस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो क्या करता है कि एक कोडन ही क्या करता है? एक अमीनो एसिड के लिए वर्क करता है। और कोड कितना होना चाहिए? 3 का। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस यानी न्यूक्लियोसाइड्स का।
ठीक है। तो सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, हेंस द कोड इज डीजनरेटेड। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एक कोडन से ज़्यादा कोडिंग को होती है, तो वो क्या कर जाते हैं, वहाँ पे कोड इज डीजनरेटेड कर जाती है। ठीक है, द कोडन इज रीड इन mRNA। mRNA क्या होता है, मैसेंजर mRNA, ये मैंने कल पढ़ाया था टाइप्स ऑफ RNA में। ठीक है, तो अभी आपने अगर वो वाला पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट नहीं देखा तो आप पहले थर्ड पार्ट को देखो जाके। ठीक है, इन अ कंटिन्यूअस फैशन देयर आर नो म्यूटेशन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन या डिसकंटिन्यूएशन नहीं होता है। ठीक है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल्स फॉर बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर। ठीक है, तो मान लो कि जो कोड जो होता है यूनिवर्सल होता है, हर जगह पे यूज़ होने वाला, यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा उसका एग्जांपल है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एंड इन सम प्रोटोजन्स। ठीक है, AUG हैज़ डुअल फंक्शन, इट कोड्स फॉर मेथ एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिटेट कोडन। ठीक है, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ठीक है, और ये डुअल फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट जेनेटिक कोड की कितने कोडन इन्वॉल्व होते हैं। एक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए वर्क करता है, बाकियों के लिए अगर वो करता है एक से ज़्यादा अमीनो एसिड पे करता है तो वो डीजनरेट कर जाते हैं। 61 कोडन्स होते हैं, 3 ऐसे कोडन्स होते हैं जो हमारे वर्क नहीं करते, उनको स्टॉप कोडन्स बोलते हैं। ये थी ब्राइट समरी। ठीक है, तो नाउ हम रीड करने जाते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, ठीक है, तो म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड क्या होता है, म्यूटेशन में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। ठीक है, गेन और लॉस जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन में रिजल्ट इन म्यूटेशन। ठीक है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हेयर। ठीक है, तो हम यहाँ से जानेंगे कि म्यूटेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बेटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अब मैं स्लाइड दिखा देती हूँ आपको कि बेटा चेन कैसे होती है, अब वो कैसे होता है। ठीक है, डैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू मतलब जो हमारा, जैसे हम कुछ भी जलाते हैं उसके बाद, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती रह जाती है छन्नी में, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो उसी चीज़ का रेसिड्यू गुलमेटा टू वैलिन। ठीक है, इट रिजल्ट इनटू डिसीज कंडीशन कॉल्ड एज सिंगल सेल अनीमिया। ये आपको डिसीज़ का नेम याद रखने की ज़रूरत है। इसका कॉज क्या होता है, जब glutamat is transferred into valine that make a disease, वो एक चांस क्रिएट कर देता है सिंगल सेल अमीनिया होने में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन्स कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो ये था म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, अब नाउ हम पढ़ते हैं tRNA द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको एडॉप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा गया है वो हम जान लेते हैं। tRNA क्या होता है, ट्रांसफ़र, क्या होता है, ट्रांसफ़र राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हैज़ एन एंटीकोडन लूप दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड एंड इट ऑल्सो हैव एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एंटीकोडन लूप प्रेजेंट होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, एक लूप प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस कोडन होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो है ना अमीनो एसिड एक्सेप्टर, और इसके पास क्या होता है, अमीनो एसिड का एक्सेप्टर होता है जो इसके एंड पे होता है। ठीक है, एंड पे मतलब टर्मिनेटर। ठीक है, विच बाइंड्स टू अमीनो एसिड, जो क्या करता है, अमीनो एसिड्स को बांध के रखता है। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड फॉर इनिशिएटिंग, देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्स टू एट इनिशिएटिंग tRNA। ठीक है, दे आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडन्स। ठीक है, 61 जो कोडन्स होते हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, अमीनो एसिड में हेल्प करते हैं कोडिंग के लिए, उसी के बेसिस पे tRNA वर्क करता है। जो 3 कोडन्स होते हैं, जो स्टॉप एंड कोडन्स होते हैं, जो हमारे वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए ये tRNA वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर tRNA हैज़ बिन डिपिक्टेड दैट
लुक लाइक अ कॉल्व लीफ, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा टीआरएनए होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका, वो किस तरह से लिखता है, लौंग की तरह, जैसे लौंग की पत्ती वैसे होती है उसकी तरह। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लाइक अ इन्वर्टेड एल, कैसे की तरह लगता है, एल की तरह लगता है, ठीक है, जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। बाकी जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कॉल्व लीव लगता है, ठीक है। नाउ ये था हमारा जेनेटिक कोड म्यूटेशन, उसके फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो नाउ हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसलेशन के ऊपर कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ polypeptide. The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of base in the mRNA. mRNA means messenger RNA. तो ट्रांसलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ, आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम RNA टू प्रोटीन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। और जो फ्लो ऑफ DNA से RNA में होता था उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स to form a polypeptide. The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases, ठीक है। अब ये डिफाइन कर, जैसे हमारा अमीनो एसिड है वो किस सीक्वेंस में आएगा, 1 2 ऐसे में आएगा या फिर ऐसे में आएगा, कैसे में आएगा, वो कौन डिफाइन करता है, कौन डिफाइन करता है, हमारे बेसिस, हमारे जो बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अगर ऐसे सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, एडेनिन वगैरह, ठीक है, ठीक है। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक बॉन्ड की मतलब की वजह से ज्वाइंट रहते हैं। मान लो ये अमीनो एसिड है हमारा और ये अमीनो एसिड है, तो इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, जैसे हमारा ये था, जैसे ये DNA की बैकबोन सल्फर, वो शुगर फॉस्फेट से बनी है, तो इसका ये जो हिस्सा था जो एक बॉन्ड से जॉइंट था, तो उसको हम क्या कहते थे, फॉस्फेट डाइएस्टर, उस बॉन्ड को फॉस्फेट डाइएस्टर बोलते थे। वैसे ही ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड है, तो ये जो एक दूसरे से जॉइंट है किस बॉन्ड की वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इस बॉन्ड का कैसे होता है, जब ये ऐसा बॉन्ड चाहिए होता है, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जब हमारे पास ATP होते हैं तब उसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड हम जो इन लोग को साथ में रखता है, उसको फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी किससे मिलती है, जब ये एक्टिवेट, बाकी दिन पूरा डीएक्टिवेट रहेंगे, जैसे ये ATP की प्रेजेंस में आएंगे, अटैचमेंट में आएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक्ड टू देयर कॉन्टिनेंट tRNA, ठीक है। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये अमीनो एसिड है और ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, तो जैसे ये ATP की फॉर्म में आएगा, ठीक है, वैसे ये बॉन्ड इनका जो बनने लगेगा, जैसे ये बनने लगेगा तो ये दूसरे से, जैसे ये mRNA है, ये दूसरे से जाके अटैच हो जाएगा tRNA से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब कैटलिस्ट लगा देंगे हम कोई भी, तो उसके बेसिस पे हमारी जो रिएक्शन क्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो कैटलिस्ट लगाने से बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी भी बन सकता है, देर में भी बन सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत है कि कितने प्रोटीन होते हैं, 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स, ठीक है। जब एक्टिव नहीं होता है, मतलब जब उसके पास क्या नहीं, ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, ATP की प्रेजेंस नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ ATP, जब वो अनएक्टिव रहते हैं तो क्या करते हैं, वो 2 सब यूनिट्स की तरह वर्क करते हैं। अ लार्ज सब यूनिट इनकाउंटर्स एन mRNA and the process of translation of the mRNA to protein begins, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे
mRNA की जो लार्ज सब यूनिट है मतलब ऐसे 2 यूनिट्स की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली ये जो यूनिट होती है सब यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, mRNA। तो mRNA क्या करती है, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो उसको स्टार्ट कर देती है, मतलब उसके लिए बिगनिंग, प्रोटीन्स के लिए बिगनिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। तो देयर आर 2 साइड्स इन लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू bind to and thus be close enough to each other फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें इस सब यूनिट में भी दो साइड होती हैं। एक साइड पे क्या हो रहा होता है कि ये अमीनो एसिड के लिए वर्क कर रही होती है और एक साइड के लिए बॉन्ड के लिए वर्क कर रही होती है कि कब अमीनो एसिड पास पास में आएंगे, जब एटीपी मिलेगा उन्हें, और कब हमारी जो है इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और ये कौन करता है, mRNA। कौन करता है, mRNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट दी एंड ऑफ मतलब कि जो RNA तो उसकी जो प्रमोटर होती है वहाँ पे, मतलब कि ये हमने पढ़ा था इसके स्टार्टिंग में, सॉरी 3 डैश था ना, 3 डैश था, 3 डैश की स्टार्टिंग में प्रमोटर, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था हमारा, हमने क्या पढ़ा, ये ट्रांसलेशन पढ़ा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी हो, कुछ भी रह गया तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नाउ जीन एक्सप्रेशन के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है। अभी हमने जेनेटिक कोडिंग पढ़ी, कोडेंस क्या होते हैं, कितने कोडेंस है, वो सब पढ़ लिया। अब रेगुलेशन पढ़ता है। इन यूकैरियोटिक्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सटेंडेड एट ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। अब देखो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होता है। कहाँ कहाँ पे होता है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, मतलब इसका एक्सप्रेशन का, ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, प्रोसेसिंग लेवल पे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लेवल्स पे इसका, ये आपको लेवल्स पता होना चाहिए कि जहाँ पे क्या होता है, जीन्स का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। देन प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का आरएनए की तरफ, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग पे होने लगता है, क्या होने लगता है, रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देख लो कहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, मतलब जब तक ये प्रोटीन तक पहुँच नहीं जाती उसके बीच में इसका जो प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट रहता है, मतलब जीन्स का, ठीक है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो जीन्स में ही करती है, ऐसे तो करती नहीं है। तो बस जब तक ये प्रोटीन के पास पहुंच नहीं जाती इसका भी जो होता है प्रोसेस वो स्टार्ट रहता है, मतलब इसका भी रेगुलेशन स्टार्ट रहता है, ठीक है। तो जीन इन अ सेल आर एक्सपेक्ट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबको पता है, मतलब हर एक सेल का अलग अलग वर्क होता है, हर एक जीन्स का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। कोई मिलके एक काम को करता है, कोई इंडिविजुअली उस काम को करता है, ठीक है। अब देखो ये ई कैरियोट्स की बात कर रहे थे, हम प्रो कैरियोट्स में बात करेंगे। कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसलेशन इनिटेशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। कौन सी क्या था, प्रीडोमिनेंट साइड है फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा है तो उसी हिसाब से जो जीन्स एक्सप्रेशन का जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, अगर कम है तो उसी हिसाब से जीन्स एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है वो भी कम होगा। तो प्रोकैरियोट्स में किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिटेशन, ठीक है। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट the activity of RNA polymers at a given promoter is in turn regulated by interacting with accessory proteins which affects its ability to recognize sites start, ठीक है। जैसे ये वहाँ पे जाने लगता है, वहाँ के RNA से जान पहचान करने लगता है, वहाँ पे इसका वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के यूकैरियोट्स में कैसे होता है और प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। आप 12th में इतना ही पढ़ो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैग ऑपरॉन, ठीक है, प्रपोज्ड बाय जैकब एंड
मोनेट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसको इन्वेंट मतलब कि डिस्कवर किया था, प्रपोज्ड किया था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ए पॉलीक्रिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। मैं इसकी स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये लैक ऑपरेंड का पूरा रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो यहाँ पे रिप्रेस RNA होता है, यहाँ पे रिप्रेस, यहाँ पे प्रमोटर जो होता है, ठीक है, प्रमोटर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये इंड्यूसर हो गया, ये इनएक्टिवेट रिप्रेसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो जैसा अरेंजमेंट बैक्टीरिया में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट को हम लैक ऑपरेंड बोल सकते हैं। जैसा अरेंजमेंट बैक्टीरिया में होता है, सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इट रिफर्स टू ऑपरेंड, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो पॉलीक्रिस्टलिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो किसके थ्रू रेगुलेट करी जाती है, कॉमन प्रोमोटर के थ्रू और रेगुलेटरी जीन्स के थ्रू इनका रेगुलेशन होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है आगे, द लैक ओपनर कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटर जीन्स एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रेगुलेटर जीन्स होता है और बाकी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से होते हैं, ZYA, ये हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, लैक ओपनर में। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये दे देंगे, बताओ ये किसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। The I genes codes for the repressor, ठीक है, and of the lac opener. The Z genes codes for the beta, ठीक है, ये बीटा गल which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into monomeric units, ठीक है, एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, जो आई जीन्स होता है वो किसके लिए कोड करता है, रिप्रेसर, जैसे रिप्रेसर RNA अभी हमने देखा था अपनी स्लाइड में। जो Z होता है वो किसके लिए कोड करता है, बीटा गल के लिए कोड करता है, ठीक है। और जो Y जीन्स होता है वो किसके लिए कोड करता है, प्रमोटर्स, ठीक है, परमेरेसिस विच इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल बी बीटा गैल्कोटोसाइट्स, ठीक है। हैंस ऑल 3 जीन्स प्रोडक्ट इन लैक ओपनर आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटालोज, ठीक है। तो ये सारी तीनों जो हमारी यूनिट्स थी ना, वो मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दी। क्या थी हमारी जो 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स जीन्स की, 3, ठीक है, वो मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि ये जो Y होता है वो किसके लिए वर्क करता है, I होता है हमारा वो किसके लिए वर्क करता है, ठीक है। तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम्स बेटा गैलाकोसाइड्स एंड इट्स रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपनर, ठीक है। तो लैक्टोज इज अ एंजाइम जो क्या हम देखता है कि ओपनर क्या है, स्विचिंग ऑफ हो रही है, खुल रहा है या बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ किसके अंडर कंट्रोल में होती है, लैक्टोज के। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंस इट इज़ टर्म्स एज इंड्यूसर, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसर बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इंड्यूसर, यू शुड बी नोन ना कि व्हाट इज़ इंड्यूसर, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ पैरामेसिस, ठीक है, परमेसिस, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना भी आपको इस सेशन में समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में अच्छे से पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जो है हमारा 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम ख़त्म करेंगे पूरा चैप्टर अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड एट ऑल, ठीक है।